हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के बारे में कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक दो बातें मैं जो आपको पहले क्लियर कर देता हूँ ये है कि मैं यहाँ पर आपको 1 से लेकर 30 तक के जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर अक्रिय गैसों की हेल्प नहीं लूंगा। अक्रिय गैस जो है उनकी हेल्प से कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं वो भी एक तरीका है और बहुत बढ़िया तरीका होता है कम टाइम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बिना अक्रिय गैस की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाऊंगा। अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा अक्रिय गैसों की हेल्प से आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो कुछ एलिमेंट, शुरुआती एलिमेंट जिनमें आप सीधे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखें। तो कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए वो ये हैं कि आपके पास कक्षक होता है S, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं 2, P में जा सकते हैं 6, D में जा सकते हैं 10 और F में जा सकते हैं 14। ठीक है, S कक्षक जो है उसमें सिर्फ एक डब्बा होता है, एक डब्बे में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं 2। एक अपसाइड एरो होता है, ऊपर की तरफ भरना है, एक दूसरा नीचे की तरफ, ताकि प्रतिकर्षण कम हो। P के अंदर 3 डब्बे होते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं 6। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी होती है, वो ये है कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें। पहले सभी डब्बों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन, वो इसके पास भरा जाएगा। कहने का मतलब युग्मन आपको तभी करवाना है जब सब डब्बों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए। फिर चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पर। जैसे मान लीजिए इसी की बात करते हैं D के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे तो पहला, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, इसमें। युग्मन मुझे तभी करवाना है जब मैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दूं। दूसरी बात आपको याद रखनी है, कक्षक जो हमारे पास होते हैं उनमें ऊर्जा का क्रम कैसे होता है। तो आपको पता है जो नाभिक जो होता है उसके चारों तरफ जो है वो ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऊर्जा स्तर होते हैं पूरे सर्कल के अंदर। तो ये n=1 होता है, n=2 होता है, n=3, फिर 4, फिर 5, कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। पहले ऊर्जा स्तर में केवल S कक्षक होता है, दूसरे ऊर्जा स्तर में S भी होता है, P भी होता है, तीसरे में S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है, चौथे में चारों होते हैं, S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है, F भी होता है, पांचवें में भी चारों होते हैं, S, P, D और F। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कक्षकों की ऊर्जा का जो क्रम होता है वो ये मैंने यहाँ पर बना रखा है। कहने का मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर इसके बाद 4d, फिर 5p, फिर 6s। ये एरो किसको बता रहा है, इलेक्ट्रॉनों के भरने को। ये इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका है, पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s। इसी के ऊर्जा क्रम को मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है ना, वही ऑर्डर आप देख सकते हैं, हालांकि मैंने पूरा नहीं लिखा, 6s तक लिखा, आगे भी ऐसे चलेगा ये। क्लियर। तो अगर इसको आप 2-3 बार लिख के देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, 30 एलिमेंट्स तक तो हमें दिक्कत नहीं आती लिखने में, फिर आगे मैं अक्रिय गैस की हेल्प से आपको लिखना सिखा दूंगा। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास सोडियम आ जाए, सोडियम 11, आपसे पूछ ले परमाणु क्रमांक 11 है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। सबसे ऊपर कौन है, 1s लिख दिया। कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं S में, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, भर दिया, कोमा। इसके बाद 2s आता है क्या, ये 2s आ गया। 2s में भी कितने जा सकते हैं 2, S में भाई 2 ही अधिकतम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। इसके बाद कौन आएगा 2p, चाहे इसकी हेल्प से ले लें, क्या इसकी हेल्प से ले लें, कोई बात नहीं, एक ही चीज है। तो p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं 6। लेकिन आप चेक करें, हमने 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भर दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, 2 8, 2 10। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है। 2p के बाद कौन आता है 3s, 2p के बाद कौन आता है 3s। ठीक है, तो 3s के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 1, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक ही बचा है। जा तो सकते हैं 2, लेकिन बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या भरेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, सोडियम का। क्लियर इतनी बात। सपोज दैट आपको ये कहते कि आपके पास हीलियम है। ठीक है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2। तो कैसे लिखेंगे आपको पता है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन किसमें भेजेंगे 1s में। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, और S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं 2। तो ये किसका विन्यास हो गया, हीलियम का। क्लियर। और मान लीजिए आपके पास आ जाए क्लोरीन 17, क्लोरीन 17, कैसे लिखेंगे इसका विन्यास, 1s से स्टार्ट करेंगे। 1s कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2, फिर कौन आता है 2s, कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2, फिर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p में, कितने जाएंगे भाई, इसके बाद कौन है 2p, कितने जाएंगे 6। इसके बाद कौन है 3s,
S में कितने जा सकते हैं 2। इसके बाद कौन है 3p, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 6। चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, ज्यादा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। इसका मतलब 3p में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, केवल 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। समझे या नहीं समझे? ये 17 क्लोरीन का है। मान लीजिए आपको ये कह दे कि आपके पास 20 कैल्शियम है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 20। कैसे भरेंगे, तो हम भरना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सबसे पहले 1s में 2 जाएंगे, फिर 2s में 2 जाएंगे, फिर 2p में कितने जाएंगे जी 6, फिर कौन आता है 3s कितने जाएंगे 2, 3s के बाद कौन आएगा 3p में कितने जाएंगे 6। चेक करिए कितने हो गए 2 4 4 10 12, 12 और 6 18। 3s के बाद कौन आता है 3p के बाद कौन आएगा 4s में कितने चले जाएंगे 2। हो गए 20 इलेक्ट्रॉन। ये कहानी खत्म हुई हमारी, ठीक है। अब एक चीज आपको मैं यहां पर बताता हूं, आपको अगर कोई ये पूछ ले कि संयोजी कोष क्या होता है, तो संयोजी कोष का मतलब है कि हमारी जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, क्या होती है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को लिखा जाता है स्मॉल n से। मुख्य क्वांटम संख्या n जो है उसका जो अधिकतम मान है वही क्या होता है संयोजी कोष। तो यहां मुख्य क्वांटम संख्या n जो उसका अधिकतम मान क्या है 4, तो ये इसका क्या है संयोजी कोष। अगर बात करें हम क्लोरीन 17 की, तो उसमें मुख्य क्वांटम संख्या का अधिकतम मान क्या है 3, तो ये 3p भी इसका संयोजी कोष है, 3s भी इसका संयोजी कोष है। दोनों क्या है इसके संयोजी कोष, 3s और 3p दोनों। अगर बात करें सोडियम की, तो इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान क्या है अधिकतम 3 है, तो यहाँ पर 3s क्या है इसका संयोजी कोष है, ठीक है। क्वांटम संख्याएं मैं आपको कभी अलग लेक्चर में पढ़ा दूंगा कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है ना। इसके नियम भी होते हैं, n+l का नियम है जो हमें हेल्प भी करता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में। अब बात करते हैं, आपके पास अगर कोई तत्व आ जाए जिसका परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक होता है, जिसको 3D श्रेणी कहते हैं, ठीक है। 3D श्रेणी जो स्टार्ट होती है स्कैंडियम से और खत्म होती है जिंक पर। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखें आप, चुटकियों में लिखेंगे आप। कैसे, अगर आपको ये कह दे कि आपके पास 3D श्रेणी है, उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। पहला ही तत्व है स्कैंडियम। स्कैंडियम 21 का लिख के बताइए आप हमें। संयोजी कोष लिख दो, केवल संयोजी कोष। तो याद रखें जो परमाणु क्रमांक होता है 3D के तत्वों का, वही उनके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन है या सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है। तो जो पहला अंक होता है हमारा 21 में, जो पहला अंक है वो तो है 4s के इलेक्ट्रॉन, ये वाले, और जो 1 है वो है 3D के इलेक्ट्रॉन। तो सबसे आगे आता है 4s2 और 3D1। ये इसका बाह्यतम कोष है लगभग। बाह्यतम कोष में स्कैंडियम का विन्यास क्या बनेगा 4s2 3D1, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आपसे कह दे, मान लीजिए कि आपके पास क्रोमियम है, क्रोमियम कितने पे आता है 24 पे, तो मैंने आपको क्या कहा, जो पहली संख्या है वो किसके इलेक्ट्रॉन है 4s के, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। दूसरी संख्या क्या है 4, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4। लेकिन क्रोमियम के केस में आप याद रखेंगे कि क्रोमियम में 3D4 नहीं बनता है। एक इलेक्ट्रॉन 4s से कहाँ जाता है 3D में, क्योंकि अगर D में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो D क्या भर जाता है आधा, और आधे भरे कक्षक का स्थायित्व ज्यादा होता है। याद रखेंगे इस बात को, अगर कक्षक आधा भरा हुआ तो उसका स्थायित्व ज्यादा, और पूरा भरा हुआ हो तो उसका स्थायित्व सबसे ज्यादा होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से किस में जाएगा 3D में, तो 4s1 बनेगा और 3D5। ये किसका विन्यास हो गया क्रोमियम का। ऐसी ही एक कहानी होती है कॉपर में। कॉपर जो है वो 29 पे आता है। मैंने आपको क्या कहा, 2 जो है वो किसके इलेक्ट्रॉन है 4s के, तो 4s2, और 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 9। क्लियर बात, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है 9। अब आपको ध्यान रखना है, अगर 3D में 9 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने पूरे भरे हुए स्थायित्व से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दूर है। भाई 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं D के अंदर, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन मांग के लिए आता है। तो इसका विन्यास बनता है 4s1 और 3D10, क्योंकि पूरे भरे हुए कक्षक का स्थायित्व ज्यादा होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो आपको याद रखना, क्या याद रखना, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। जब आप 21 से लेकर 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं, तो आपको D कक्षक में एक तो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं बनाने, और दूसरा आपको D कक्षक में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं बनाने। जब 4 बनाने होंगे जहां पे, तो वहां आप D5 बनाएंगे, और जहां 9 बनाने होंगे वहां पे आप क्या बनाएंगे D10, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कह दे कि जिंक 30 पे आता है,
जिंक जो है उसका परमाणु क्रमांक है 30। तो आप कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 4s1 3d10, ठीक है। तो डी तो पूरा भरा हुआ है 3d10, डी तो पूरा भरा हुआ कॉपर 29 में, और जिंक आता है 30 पे, तो जो 30वां इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाएगा 4s2 में। 4s पे 1 था, अब क्या हो गया 2। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब हो सकता है कि 4s पहले भी लिखा हो 4s बाद में लिखा हो सकता है। इलेक्ट्रॉन 4s में पहले जाते हैं और पहले आता कौन है 3d, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाते हैं अकॉर्डिंग टू n+l नियम, क्योंकि 4s के लिए n+l का मान जो है वो कम होता है और 3d के लिए ज्यादा होता है। ये रूल मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा n+l का मान, अभी आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये कहानी थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करें। अगले लेक्चर में आपको मैं अक्रिय गैसों की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाऊंगा। थैंक यू।